बांग्लादेश बर्बादी की राह में सरपट दौड़ रहा है। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव की बात हो रही थी, लेकिन जिस तरह के हालात बनते जा रहे हैं लगता नहीं कि वहां चुनाव होंगे। और इससे किसको फायदा हो सकता है? इससे फायदा, सीधा फायदा यूनुस को हो सकता है। तो क्या यूनुस की कुर्सी बचाए जाने के लिए वो सब हो रहा है जो बांग्लादेश में इस समय दिखाई दे रहा है? उस्मान हादी के लिए वहां आप देख रहे हैं किस तरीके से लोगों की संवेदनाएं हैं, लोगों के भाव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दीपू चंद्र दास की जिस तरीके से हत्या की गई, जिस नृशंस तरीके से, जिस जघन्य तरीके से हत्या की गई, और उसके बाद बांग्लादेश तो छोड़िए, विश्व बिरादरी में उसको लेकर वैसा रिएक्शन नहीं जैसा होना चाहिए। ये क्या दिखा रहा है बांग्लादेश के संदर्भ में? आज की अड़ी इसी पर। लेकिन पहले यह खबर देखिए, बांग्लादेश से इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले अड़ी में आपको दिखा रहा हूं। उस्मान हादी का शव बांग्लादेश पहुंचा। सिंगापुर से ढाका पहुंचा हादी का शव। सिंगापुर में इलाज के दौरान हुई थी हादी की मौत। 12 दिसंबर को चुनाव प्रचार के दौरान हादी के ही काफिले के लोगों ने उस पर गोली चला दी, माथे पर गोली लगी। घायल स्थिति में सिंगापुर ले जाया गया और सिंगापुर में आखिरकार इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अब जब उस्मान हादी का शव बांग्लादेश लाया जा रहा है तो हजारों लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उमड़े हुए हैं और ये उन्मादी और क्रोधित लोग दिखाई दे रहे हैं। क्या ये उन्मादी और क्रोधित लोग, जिसके आगे कई बार वहां की सेना तक बेबस नजर आती है, क्या आने वाले दिनों में बांग्लादेश में कई जगहों को निशाना बना सकते हैं? क्या उसमें भारतीय हाई कमीशन को लेकर भी चिंता बढ़ती है क्या? इस सब पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो आपको बताएंगे, और खास तौर से हमारे संवाददाता मनीष झा, जो बांग्लादेश अगस्त 2024 में बांग्लादेश में थे, वहां के हालात और वहां पर जो कुछ उन्होंने भांपा, आज उसको वो ब्लूम होता देख रहे हैं, बड़ा होता हुआ देख रहे हैं। तो ये आज अंदेशे कितने बड़े हो गए हैं मनीष झा आपको बताएंगे। लेकिन अगली खबर देखिए, उस्मान हादी के शव के आने के बाद बेकाबू हुआ बांग्लादेश। रात के बाद ढाका में फिर से सड़कों पर हजारों लोग, भारत के खिलाफ दंगाइयों की नारेबाजी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के शाहबाग में दंगाइयों की भीड़। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, उसका इलाका शाहबाग, वहां पर देखिए लोगों की भीड़, देखिए जरा कितनी बड़ी तादाद में लोगों का जुटान। और ये आज की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। हर दिन लोग सड़कों पर हैं और सेना उनके आगे कैसे बेबस नजर आती है, आगे उसकी भी गवाह तस्वीरें अड़ी में लेकर आया हूं। और आपको बताऊंगा कि वहां जो कहा जाता है कि हालात को संभालने के लिए सेना सड़कों पर उतरी हुई है, वो सेना कैसे डरी सहमी दिखाई देती है इस भीड़ के आगे। बांग्लादेश से आती इस वक्त की लाइव तस्वीरें में भी आपको दिखा रहा हूं। कल किसी वक्त उस्मान हादी के लास्ट राइट्स किए जाएंगे, अंतिम संस्कार किया जाएगा, लेकिन उससे पहले कितनी बड़ी तादाद में आज लोग सड़कों पर हैं। उस्मान हादी उन छात्र नेताओं में से एक जिसने शेख हसीना का तख्ता पलट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और वो उस्मान हादी अब फरवरी में होने वाले चुनावों के पहले प्रचार कर रहा था और उस दौरान वहां पर यह गोली चली जिसमें उस्मान हादी मारा गया। अब इसको लेकर दो तरह की थ्योरीज हैं कि वहां कैंपेन के दौरान जो उस भीड़ में मौजूद थे, मतलब उस्मान हादी के ही समर्थक थे, उनमें से ही किसी ने गोली मारी, और एक तरीके से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। अब इसको समझ लीजिए, या तो ये पाकिस्तान की तरफ से, मुनीर की तरफ से किया गया है, या मुनीर कठपुतली है, ये अमेरिकन डीप स्टेट की तरफ से किया गया है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें हर चंद कोशिश ये की जा रही है कि भारत इसके लिए जिम्मेदार दिखाई दे। भारत के खिलाफ नफरत को पहले उसके बीज बोने और फिर उसको बढ़ाने के लिए हर चंद कोशिश इन दिनों बांग्लादेश में हो रही है। इसके मायने क्या है ये हम समझेंगे, लेकिन पहले इन तस्वीरों को जरा समझ लीजिए क्या हो रहा है और क्या आगे होने का अंदेशा है। मनीष झा आपको बताएंगे। मनीष, जरा डिस्क्राइब कीजिए इन तस्वीरों को। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीर तो साफ तौर पर बता रहा है कि किस तरीके से इन लोगों को चार्ज किया गया है, इनको काफी हद तक यहाँ उत्तेजित किया गया है। और मुझे इस बात की आशंका है कि अब जो उस्मान हादी के बॉडी को यहाँ लाया गया है, इसके बहाने कहीं इस भीड़ को यहाँ से जैसो डायरेक्ट कर दिया जाएगा हाई कमीशन की तरफ, और कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा से इंडियन हाई कमीशन को घेरेबंदी होगी और उस वक्त ये पूरी ताकत से इंडियन हाई कमीशन के भीतर जाने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वक्त ढाका में मौजूद हमारे डिप्लोमेट सुरक्षित नहीं हैं और यही इनका मकसद भी है। इनका मकसद यही है कि किसी भी कीमत पर भारत को, भारत के प्रभाव को, भारत के राजनयिकों को बांग्लादेश से निकाला जा सके, ताकि बांग्लादेश एक बार फिर से पूर्वी पाकिस्तान बन सके, ताकि वहां भारत। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं मनीष झा, ये ब्रेकिंग बनाइए इसकी। अंदेशा है भारतीय हाई कमीशन को लेकर, ऑस्टेंट हाई कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं उसको लेकर
ये ब्रेकिंग बनाइए और फ्लैश कीजिए। ये अंदेशा बड़ा होता जा रहा है। भारतीय हाई कमीशन के अधिकारियों को लेकर चिंता। जिस तरीके से सड़क पर भीड़ उमड़ रही है और जिस तरीके से भीड़ उन्मादी हो जा रही है और जिस तरीके से इसके आगे वहां का प्रशासन, वहां की सेना बौने नजर आ रहे हैं, वैसे में यह अंदेशा बड़ा हो जाता है कि क्या भारतीय हाई कमीशन को लेकर भी चिंता है। हालांकि वीजा एप्लीकेशन ऑफिसेस को बंद कर दिया गया है भारत की तरफ से। भारत में जो बांग्लादेश के उच्चायुक्त हैं उनको तलब करके इस बारे में चिंता भी जाहिर की गई है। रियाज हमीदुल्लाह को बुलाकर कहा गया है ये बांग्लादेश में क्या चल रहा है। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जहां भीड़ के आगे वहां का तंत्र बेबस और बौना दिखाई देता हो, वहां तुरंत ही कुछ किए जाने की जरूरत है। मनीष झा, क्या आप ये कह रहे हैं कि फौरन ही हाई कमीशन के लोगों को भारत सुरक्षित वापस बुलाए जाने की तैयारी किया जाना चाहिए? देखिए, हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमने इतिहास में देखा है कि जब 1979 में ईरानियन रिवॉल्यूशन के नाम पर अमेरिकन एम्बेसी को घेर दिया गया था, और उस वक्त हमने देखा था कि किस तरह से अमेरिकन सैनिकों ने अपने राजनयिकों को सुरक्षित निकाला था। वरना एक बात देखिए, वो भेड़िया आया वाली बात, पिछले 3 दिन से आप एक घटना बार बार देख रहे हैं। भीड़ आती है, इंडियन हाई कमीशन या असिस्टेंट इंडियन हाई कमिश्नर के ऑफिस को घेरती है, पुलिस उसको रोकने की कोशिश करती है नाम मात्र के लिए, आर्मी मूक दर्शक बनी होती है। अब होगा ये कि हर बार की तरह यूनुस कहेंगे कि देखिए हमने तो रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उस्मान हादी के बॉडी को देखने के बाद भीड़ इतनी उत्तेजित हो गई कि वो इंडियन हाई कमीशन के भीतर घुस गई, हम नहीं रोक पाए, और उसके बाद भीड़ ने जो है इंडियन ये दूसरी बड़ी बात कह रहे हैं मनीष झा। पहले तो ये देख लीजिए, जो उन्होंने कहा ढाका के हार्ट इंस्टीट्यूट को ले जाया जा रहा है शव, हार्ट इंस्टीट्यूट की मॉर्चरी में शव को रखा जाएगा, कल इसके लास्ट राइट किए जाएंगे। लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता मनीष झा इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं कि वहां जिस तरह से तंत्र की कुछ नहीं चल रही, वहां सेना तक बेबस नजर आ रही है। ऐसे में हाई कमीशन की सिक्योरिटी को लेकर कोई बात पुख्ता तौर से नहीं कही जा सकती और यह अंदेशा लगातार बना रहेगा। इसलिए हमको इसको लेकर प्रीएम्प्टिव एक्शंस लेने चाहिए। हमको पहले से सतर्क होकर जो किया जाना है वो किया जाना चाहिए, क्योंकि भारत विरोधी भावनाओं को वहां लगातार भड़काया जा रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि ऐसे में अगर भारत अपने राजनयिकों को वहां से वापस बुलाता है तो उसको लेकर कहा जाएगा कि बताइए, हमारा तो हाई कमीशन का अधिकारी वहां पर है और हमारे साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। हमने तो दीपू चंद्र दास की हत्या की भी, आपको ये बता दूं मैं, दीपू चंद्र दास के बारे में भी यूनुस ने निंदा तो कर दी है कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा बांग्लादेश में, लेकिन अभी तक किसी एक के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट वहां लिखी नहीं गई है। इसका मतलब जो कथनी और जो करनी है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। कोमोडोर अश्विनी बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि खुद राजनयिक रहे हैं, बांग्लादेश में राजनयिक की हैसियत से पोस्टेड रहे हैं। सर, मनीष झा का ये जो अंदेशा है, क्या आप भी इससे सहमत हैं? देखिए, इनकी काफी हद तक जो वरी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन साथ में मैं ये कहूंगा हादी की मौत एक बहाना है। पाकिस्तान और चीन ने बांग्लादेश को जलाना है और यही चल रहा है। और ये स्ट्रैटेजी जो शुरू हुई थी, ये अभी की स्ट्रैटेजी इसमें बहुत सारे मुल्कों का जब ये नाम लिया जाता है, देखिए नेपाल के संदर्भ में भी इसी तरह से नाम लिए जा रहे थे, चाइना का भी नाम लिया जा रहा था, अमेरिकन डीप स्टेट का भी नाम लिया जा रहा था। यहां पर भी अमेरिकन डीप स्टेट की भी बात हो रही है, चाइना की भी बात हो रही है, पाकिस्तान की भी बात हो रही है। अगर एक को किसी को आपको इनसर्कल करना हो इस सब के लिए, तो किसका नाम लेंगे आप? देखिए, मैं पाकिस्तान का नाम बिल्कुल लूंगा, आईएसआई का लूंगा, और मेरे को 1 मिनट दीजिएगा इस बात के ऊपर। सबसे पहले देखिए, ये जो योजना थी, स्ट्रैटेजी थी पाकिस्तान और आईएसआई की, ये पहले शुरू हो गई थी हसीना के पद छोड़ने से पहले। जो जुलाई रेवोल्यूशन, उनको मौके की तलाश थी और मौका उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई जब वो रिजर्वेशन की पॉलिसी की बात आई थी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उस समय से लेके अब तक देख लें, चाहे वो हादी उस्मान है या कोई भी है, इनका एम क्या रहा है? सबसे पहले बांग्लादेश के लिबरेशन के जितने भी सिंबल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना, यहां तक कि शेख मुजीबुर रहमान को भी। दूसरी, सोशल कोहेजन जो है बांग्लादेश के अंदर, उसको खत्म करना, हिंदुओं को टारगेट करना, और ये बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। और इसने हेल्प भी किया है एक एंटी इंडिया फीलिंग को जनरेट करने में, और वो एंटी इंडिया फीलिंग आज सारे बांग्लादेश के अंदर दिख रही है, जहां पे वो दिखा रहे हैं। हादी उस्मान कौन था? ये वही इंसान है जिसने जेन जी को कट्टरवादी की तरफ और जामत इस्लामी के क्लोज लिंक्स। आपकी इन बातों को नटशेल के तौर पर अपने दर्शकों के पास ले जाता हूं। कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, और हर दिन ये बढ़ावा पिछले दिन से और ज्यादा
और ज्यादा आगे इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। वो कौन से लोग हैं? क्या उसके लिए पाकिस्तान और आईएसआई को ही जिम्मेदार माना चाहिए, या वो भी कठपुतली हैं, किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं? अगली खबर देखिए। बाकी मेहमानों से परिचय कराने के पहले अगली खबर, रात भर हिंसा के बाद बांग्लादेश के हालात बेकाबू। जुमे की नमाज के बाद ढाका में जुटे हजारों उपद्रवी, बेकाबू भीड़ लगा रही है भारत विरोधी नारे। ढाका समेत कई शहरों में हिंसा, यूनुस सरकार की सरपरस्ती में दंगाइयों का कहर। ये भीड़ देखिए जरा, ये भीड़ देखिए, ये नारे सुनिए और वहां पर भीड़ के उन्माद को महसूस कीजिए। मनीष झा यहां पर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी आवाज दीजिए। दिनेश, मैं आपको बताऊं, 5-6 अगस्त को जब मैं ढाका में था, उस समय ऐसी ही भीड़ थी, इसी तरह की उत्तेजना, इसी तरह का उन्माद। मुझे बताइए, उस्मान हादी कौन सा बड़ा नेता था बांग्लादेश में? मतलब एक गली मोहल्ले में भी कोई पहचानता नहीं उसको, लेकिन उसके लिए अगर यहाँ पर इतनी बड़ी मात्रा में भीड़ आ रही है, ठीक वैसा ही जैसा जुलाई रिवॉल्यूशन में हुआ था, तो आप मान कर चलिए ये सब कुछ सोची समझी साजिश का हिस्सा है। एक साजिश थी जब शेख हसीना को गद्दी से हटाया गया, एक साजिश है जब उस्मान हादी के नाम पर, और किसने इसको मरवाया? क्या ऐसा संभावना नहीं है कि इनके लोगों ने ही इसे मरवाया और उसके बाद उसकी मौत के नाम पर इस वक्त अपना एजेंडा सेट किया जा रहा है? तो ये जो आप कह रहे हैं, क्या ये पाकिस्तान का ही फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे दर्शक अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि जब कोई देश अपने आप को एक जगह पर नुकसान पहुंचाकर अपने दुश्मन को इसके लिए जिम्मेदार बताता है, वो होता है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। क्या इसको फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कैटेगरी में रखा जाएगा? ये खबर देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों के पास आपको लेकर चलता हूं। जुमे के बाद ढाका में जुटे हजारों लोग, बैतुल मुकर्रम में जुमे के बाद प्रदर्शन, उस्मान हादी की मौत के खिलाफ उतरे दंगाई। दिखाइए जरा ये खबर। हादी की सिंगापुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है, उसके बाद उसके शव को यहां लाया गया है और जैसा मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल में उसके शव को मॉर्चरी में रखने के लिए ले जाया जा रहा है। कल उसके शव के लास्ट राइट्स होंगे और उस दौरान हालात के और बिगड़ जाने का अंदेशा, और मनीष झा इसको लेकर बार बार सतर्क कर रहे हैं। ये अंदेशा हम यही चाहते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि अंदेशा निराधार साबित हो, लेकिन जिस तरह के इशारे वहां से आ रहे हैं उससे ये अंदेशा लगातार बढ़ा हो रहा है। और जाहिर है कोई भी दुर्घटना घटने से पहले केवल इशारे ही देती है, इस बात का कंफर्मेशन आपको अपने विवेक से करना पड़ता है कि ये हो सकता है, और उससे पहले हाई कमीशन को लेकर, हमारे अधिकारियों और राजनयिकों को लेकर हमको कोई निर्णय लेना पड़ेगा। मनीष झा इस बात को लगातार कह रहे हैं और वो तब कह रहे हैं जब वो बांग्लादेश के हालात कई बार जाकर वहां से रिपोर्टिंग करके भांप चुके हैं, इसलिए इस पर फौरन कान दिया जाना आवश्यक है। तो जैसा मैंने आपको बताया, एयर कमोडोर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि एयरफोर्स के अधिकारी तो रहे ही हैं, लेकिन इसके साथ राजनयिक की हैसियत से बांग्लादेश में काम भी कर चुके हैं। पथिकृत पायन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। हमारे साथ मजहरुल इस्लाम खान जुड़ रहे हैं, जो कि बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं वहां के, और इसके अलावा जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से हमारे साथ आज की शाम हमको ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका भी स्वागत करता हूं। लेकिन मजहरुल साहब, पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या आपको भी लग रहा है कि चीजें इतनी आउट ऑफ कंट्रोल वाकई कभी भी हो सकती हैं कि फिर वहां का सिस्टम, सेना, सब एक तरीके से उसके सामने बेबस दिखाई दें और इसको लेकर कई इंस्टीट्यूशन को अब आगे प्रिएम्प्टिव कदम उठा लेना चाहिए वक्त को भांपते हुए? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऑल दिस आर हैपनिंग, ये जो पकड़ा है इसके सामने वाला कारण है इलेक्शन। मसल पावर कौन किसका ज्यादा है किसका कम है, ये प्रैक्टिस चल रहा है थोड़ा सा। अब देखिए, वो जो हादी का जो किलर्स थे, दोनों हादी के कैंपेन पे शामिल थे, उनकी ऑफिस पे आना जाना था, फिर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया उसने। इसके बाद जो भारत की इशू आने से पहले इस किलिंग के पीछे बीएनपी के एक लीडर का नाम आया था, मिर्जा अब्बास साहब का। जी, ढाका यूनिवर्सिटी में आखिरी दर्शन के लिए रखा जाएगा शव, माणिक मियां एवेन्यू में होगा अंतिम संस्कार, ढाका यूनिवर्सिटी में पहले शव ले जाया जाएगा। तो एक तरीके से वहां इस बात की भी तैयारियां, देखिए अमूमन इस तरीके के हालात में जब चीजें इंस्टिगेट और ज्यादा हो सकती हैं, शव को सामने रखे जाने के बाद वो भावनाएं और ज्यादा भड़क सकती हैं,
तो अमूमन एडमिनिस्ट्रेशन ये कोशिश करता है कि ऐसा ना किया जाए और लास्ट राइट किए जाएं। यहां पर पहले उसको यहां पर ढाका यूनिवर्सिटी में रखना, उसके बाद लास्ट राइट्स के लिए ले जाना, मतलब कोई एक बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। बहल साहब, बिल्कुल, ढाका यूनिवर्सिटी का कंट्रोल किसके पास है? छात्र शिविर के पास है, जो कि जमात इस्लामी की जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है, और ये बहुत ही घातक ऑर्गेनाइजेशन है और इनका एबिलिटी जो होती है यूथ को मोबिलाइज करने की बहुत ही अच्छी है, और ज्यादातर इनका नाम हमेशा वायलेंस के साथ लिया जाता है, और जमात इस्लामी को पैसा और फंडिंग मिलती है आईएसआई से, तो ये वहां पे लेके जाना है। इस समय यूनुस जानकर आग में घी का काम कर रहा है। और ये अगर आप कह रहे हैं, और उधर आप देखिए मजरुल साहब भी ये कह रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है चुनाव को लेकर हो रहा है, तो असल में चुनाव को लेकर नहीं, चुनाव नहीं होने देने को लेकर हो रहा है। और यूनुस हर चंद ये कोशिश कर रहे हैं कि चुनाव ना होने पाए, और जाहिर है इसके पीछे मोटिव यह है कि चुनाव होने की स्थिति में उनके पास कुर्सी रहेगी नहीं रहेगी, क्या होगा आगे कोई नहीं जानता, लेकिन नहीं होते हैं तो एंश्योर्ड है कि वो कुर्सी पर बने रहेंगे। जावेद गफ्फारी पाकिस्तान से इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं, और क्या आप मानते हैं कि इसके पीछे आईएसआई है? जी बिल्कुल, अभी एक दोस्त ने कहा कि ये जो उस्मान हादी का कत्ल है इसके पीछे बहाना है, तो मैं तो यही कहूंगा इसके पीछे राह और हसीना वाजिद का गठजोड़ और पुराना याराना है, और इसके साथ ये जो लोग आप लोग बनाने लगे हैं लोगों को बेवकूफ, ये आप बेवकूफ आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपका एक ही हदफ है, वो है हसीना वाजिद को बचाना है। आप जब तक हसीना वाजिद को बचाते की कोशिश करते रहेंगे, इस तरह की हरकतें आप करते रहेंगे, और ये आप जावेद गफ्फारी, एक कॉमन सेंस वाला सवाल आपसे पूछता हूं, एक कॉमन सेंस वाला सवाल पूछता हूं। वैसे कहते हैं इट इज नॉट सो कॉमन, लेकिन मुझे लगता है आप में कॉमन सेंस है। यह बताइए, रॉ जैसी एजेंसी या फॉर दैट मैटर कोई दूसरी खुफिया एजेंसी क्या इस तरीके से अपरेंट कोई काम करके जाती है कि उसके ऊपर उंगली उठे? आप बताइए। आप खुद जब आप जब कहते हैं कि आईएसआई करवा रही है, तो आपको तब नहीं आप ये वाला, इसलिए कह रहा हूं, आईएसआई के अधिकारियों के बीते दिनों कितने दौरे हुए हैं जावेद गफ्फारी, ये बताने की जरूरत नहीं है। आईएसआई किस तरीके से वहां के एक मदरसे को अपने ऑफिस में कन्वर्ट कर रही है, ये मैंने कल अड़ी में बताया था। मैं तो तथ्यात्मक रूप से पूछ रहा हूं, मैं इमोशंस के हवाले होकर बात नहीं कर रहा हूं। पहले हम एक ही थे, 1971 से पहले हम एक ही थे, उसके बाद तोड़ा किसने वो आपको पता है। अरे तो 1947 से पहले, 1947 से पहले हम आप भी एक थे। अरे हम आप भी एक थे, अरे हम भी आप एक थे 1947 से पहले जावेद गफ्फारी। अगर एक थे तो आपने लेकिन एक होने वाला को क्यों मारा? आपने 30 लाख लोगों को क्यों मारा? बंगाली मुस्लिम्स को आपने लाखों की संख्या में महिलाओं के साथ दुष्कर्म क्यों किए? आपने ऐसे सिचुएशन क्यों क्रिएट की कि बांग्लादेश से बंगाली मुस्लिम्स भाग के हिंदुस्तान आने लग गए? अरे बिलियंस के हिसाब से बांग्लादेश से आए थे, हमारे को अपनी सेना भेजनी पड़ी बांग्लादेश को बचाने के लिए, आवाम को बचाने के लिए हमने भेजी थी सेना। मजरूल साहब कुछ उनको जवाब दे रहे हैं। हमारा एक देश था, आपकी बात पर मजरूल साहब कुछ कह रहे हैं। बांग्लादेश बना, अब बांग्लादेश जावेद गफ्फारी एक सेकंड, मजरूल साहब को सुनिए, मजरूल साहब को सुनिए कुछ कह रहे हैं। मजरूल साहब कहिए, पत्रकृत पायन उसके फौरन बाद आपके पास। एक सवाल था, 71 के बाद हम अलग हुए, ठीक है, इससे पहले हम ग्रेटर इंडिया था, मगर आपके 71 के वॉर के बाद देयर वर several thousand Bangladeshi people, Bengali speaking people are living in Pakistan. उनके हालत कैसे है पता है आपको? कैसे है वो लोग? एज अ बीइंग अ पाकिस्तानी वो आजादी जिंदगी गुजार रहे हैं, कोई आप एक तकलीफ बात है, अरे कोई तकलीफ नहीं है सब अभी ना जावेद गफ्फारी, इमरान खान को कोई तकलीफ नहीं है, वो 5 स्टार फैसिलिटी में है। बांग्ला स्पीकिंग लोग जो वहां रह रहे हैं एकदम बम बम माहौल में है, कोई दिक्कत नहीं है उनको एकदम। ये दुनिया की आंखों में असल में ये ना वो उनको इल्हाम हो रहे हैं, वो कुछ उनको उनकी आंखों में कुछ वो हो गया है जिसको कहते हैं कोई बीमारी, जिसकी वजह से ये सब दिखाई दे रहा है। कम से कम जावेद गफ्फारी, आपको पूरी दुनिया सुन रही है, फॉर द सेक ऑफ क्रेडिबिलिटी कम से कम सच कहा करें। लेकिन अब मैं पथिकृत पायन आपके पास आ रहा हूं, ये समस्या एक्चुअली ये आपको ये प्रॉब्लम किस हद तक बड़ी होती दिखाई दे रही है, और इस प्रॉब्लम के रूट में आपको कौन दिखाई दे रहा है? दिनेश जी, एक चीज पहले मैं ये कहना चाहता हूं, डॉक्टर यूनुस इसी साल पहले अमेरिका जाके ये बोला था कि जिस तरह से हसीना को हटाया गया वो मेटिकुलसली प्लान्ड है। दूसरी चीज है, क्या यह सही नहीं है कि 1971 के पहले पाकिस्तानी जनरल्स बांग्लादेश में जाके ये कहा था कि इनकी नस्लें बदल देंगे?
तीसरी चीज, जिस तरह के वायलेंस अभी देख रहे हो, उस्मान हादी को मारने से एक कल्चरल सेंटर को क्यों अटैक किया जा रहा है? इस तरह के ही अटैक्स 1971 के टाइम रजाकार किया करता था। तो ये एक पूरा कंट्रोल्ड केओस है, उसमें यूनुस इसी के साथ ही है। यूनुस पिछले 16 महीने में जो एक पूरा ख्याली पुलाव बेचा था, वो पूरा डिसएंचेंटेड हो गया, लोग उसके पॉलिटिकल ग्रिप कम हो रहा था। आज वो इस तरह से प्रोवोक करेगा। मनीष भाई ने एग्जांपल दिया ईरान का 1979 बेंगाजी में, जिस तरह से एक अमेरिकन डिप्लोमेट का 2012 में अंसर अल शरिया करके एक इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ने बाहर खदेड़ के मारा। इस तरह के कुछ चीजें ये करने की कोशिश इंडिया के ऊपर करेगा, ताकि इंडिया रिटेलिएट करे, रिएक्ट करे। उसके बाद ये पूरा एक फिर सॉवरेनिटी का रोना रोएंगे, फिर सॉवरेनिटी का रोना रोएंगे, कहेंगे देखिए कि हमारी सॉवरेनिटी का उल्लंघन हो रहा है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहता हूं, ये उस्मान हादी के ऊपर अगर थ्रेट था तो उस्मान हादी को सिक्योरिटी यूनिट सरकार ने क्यों नहीं दिया? दूसरी चीज, उसको मारने के बाद इनके पास सारे इंफॉर्मेशन था, 7-8 घंटा तक कुछ नहीं किया, फिर ये नैरेटिव तैयार किया गया कि इंडिया ने करवाया है। इंडिया अगर करवाता तो इसी तरह के बेवकूफी का काम नहीं करवाता कि पकड़े जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पूरा एक पॉलिटिकल गैल्वेनाइजेशन के लिए तैयार किया जा रहा है, ताकि ये इलेक्शन ना हो। यूनुस नहीं चाहता है ये इलेक्शन हो, यूनुस को अभी भी सरकार में रहना है। उल्टा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ये एक सीरिया बने, ये एक केओस इंडिया के ऊपर तैयार करे, केओस बने खुद बांग्लादेश के लिए। और दूसरी बात यह है कि आप अपने हाथ में अंगारे पकड़ेंगे इसलिए कि दूसरे पे उछालें और वो जल जाए, तो पहले तो आपके हाथ में अंगारे होंगे। अपने हाथ की भी फिक्र कीजिए और वो भी फिक्र करें, जावेद गफ्फारी भी, उनका मुल्क भी, जिनको अभी तक कोई इसमें कहीं पाकिस्तान का षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा। हादी की हत्या, जरा ये फैक्ट्स भी देखिए, ये हादी की हत्या का पूरा मामला आपके सामने रख रहा हूं। उस्मान हादी बांग्लादेश का एक यंग लीडर, 12 दिसंबर को 2 हमलावरों ने इसे गोली मार दी, लेकिन ये वो लोग थे जो उसके अपने चुनावी कैंपेन में शामिल थे। सिर में गोली लगने के बाद सिंगापुर ले जाया गया इसे। सिंगापुर में इलाज के दौरान कल हाजी की मौत हो गई और यहां पर ढाका 8 सीट से ये निर्दलीय चुनाव लड़ने वाला था फरवरी में होने वाले चुनावों में। शेख हसीना के खिलाफ बड़ा आंदोलनकारी चेहरा था और आखिरकार इसका मारा जाना और उसके बाद ये कहा जाना किसके पीछे, ये वहां पर जो हिंट्स दी जा रही है किसके पीछे। आप ये बताइए, चुनावी कैंपेन के दौरान वो जिसके लिए थ्रेट परसेप्शन है उसको सिक्योरिटी क्यों नहीं दी गई? कैंपेन में शामिल लोग उसको हिट करते हैं और उसके बाद वहां से निकल जाते हैं और अभी तक किसी के खिलाफ वहां पर इस मामले में एफआईआर वैसी नहीं कि पिन पॉइंट किया जा सके। सीधे कह दिया गया कि तो भारत भागने की तैयारी में थे। दीपू चंद्र दास उसी दौरान एक हिंदू की ये कहते हुए कि इसने मोहम्मद साहब भी आज अगर होते तो इस तरह की घटनाओं को देखकर कहते कि ये है जो तुमने मजहब को तर्जुमानी दे दी है। वहां पर जिस नृशंस तरीके से दीपू चंद्र दास की हत्या की गई है वो आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन वहां पर अगर आप देखें, रिएक्शंस देखें, हाजी उस्मान के लिए रिएक्शंस देखें और दीपू चंद्र दास के लिए रिएक्शन देखें तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि कट्टरता, धर्मांधता किस तरह से इस मुल्क पर हावी होती जा रही है। मनीष झा, ये कितने दिनों से सिमर हो रहा था जो आज इस तरीके से सरफेस पर आ गया है? देखिए, सब कुछ प्री प्लान तरीके से था। आपको याद होगा कि जब नहीं, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल शेख हसीना के रहते रहते कब से ये खदबदाहट शुरू हो गई थी? देखिए, वैसे तो 71 के बाद से ही पाकिस्तान इस ताक में था, कब मौका मिले। लेकिन क्या है कि शेख हसीना की सरकार के समय ये जो प्रो पाकिस्तानी रजाकार, इन सबको कंट्रोल करके रखा गया, इनको जेल में बंद करके रखा गया। लेकिन हुआ ये कि जब इसमें किसी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और जब मैं थर्ड पार्टी की बात करता हूं तो मैं कहता हूं अमेरिकन डीप स्टेट का, जिसको लेकर शेख हसीना के शब्दों में यह था कि सेंट मार्टिन आइलैंड। और मैं आपको बता दूं, शेख हसीना के गद्दी छोड़ने के बाद शायद मैं एकमात्र विदेशी पत्रकार हूं जो बांग्लादेश में उस सेंट मार्टिन आइलैंड को होकर आया था। तो इस तरह के इंटरेस्ट जब अमेरिका के उसमें हुए, और तब जिस समय मोहम्मद यूनुस को मुखिया बनाया गया, कौन है मोहम्मद यूनुस? क्लिंटन फाउंडेशन का आदमी, उसको आपने मुखिया बनाया। वो जाकर सितंबर में अमेरिका में कहता है, जिसके बारे में अभी बता ही रहे थे, कि वो बता रहा है कि हमारे जो छात्र नेताओं लोगों ने कितनी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ किया। आज भी उस्मान हादी मारा गया तो इसके पीछे भी मतलब ये, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था, दिस इज नॉट बाय डिफॉल्ट, दिस इज बाय डिजाइन। इसको पूरी तैयारी की गई है, सुनियोजित तरीके से पूरा यह षड्यंत्र रचा गया है। और अगर आप इसकी मैक्रो पिक्चर देखेंगे तो आपको यह समझ में आ जाएगा कि इस देश को कट्टर बनाने
एंटी इंडिया सेंटीमेंट को परवेसिव कर देने, पूरे मुल्क में एक तरीके से फैला देने और फिर आखिरकार उसको पाकिस्तान की तरफ ले जाने और पाकिस्तान का जो साजिश है उसमें बांग्लादेश को भी शामिल करने की एक बड़ी डिजाइन इसमें है। जिहादी हिंसा की आग में जल रहा है बांग्लादेश। उपद्रवियों ने डेली स्टार अखबार का ऑफिस जलाया, भीषण आग में खाक हो गया डेली स्टार अखबार का यह ऑफिस और यह इमारत। उपद्रवियों ने पुलिस टीम के सामने दफ्तर को आग लगाई। ऑफिस के बाहर जिहादी कट्टरपंथियों की भीड़ दिखाई दी ऑफिस के बाहर। और आप देखिएगा जब ये लोग पहुंचे वहां पर तो सेना, कहते हैं सेना को हालात को नियंत्रण करने के लिए उतारना पड़ा। अभी एक वीडियो में आपको दिखाऊंगा, उसमें सेना आपको गिड़गिड़ाती हुई नजर आएगी कि सुनिए पत्रकारों को पहले बाहर निकाल लेने दीजिए, उसके बाद आपको जो लगता है कीजिएगा, आप आग लगा दीजिएगा, कोई बात नहीं, हमको पत्रकारों को बाहर निकाल लेने दीजिए। ये याचना कर रही है वहां की सेना। तो ये दो तरीकों में हो सकता है, या तो आप बेबस हो गए हो और या आप भी हैंड इन ग्लव्स हो। यह बात और है कि आपने वर्दी पहनी हुई है तो आप अपने आप को वैसे दिखा नहीं सकते, लेकिन आप भी उन लोगों के साथ मिले हुए हैं। आप दिखाने के लिए वहां पर एक प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन वो प्रतिरोध इतना पुख्ता नहीं है कि आप उन लोगों को रोक पाए। अगली खबर देखिए, डेली स्टार का ऑफिस पूरी तरह से तबाह हो गया, एक भी दस्तावेज साबुत नहीं बचा, प्रिंटिंग मशीन जलकर खाक हो गई और आखिरकार आज अखबार की कोई प्रति नहीं निकली और इन्होंने रिग्रेट करते हुए अपने पाठकों को यह बताया है कि हम आपको अखबार नहीं दे पाएंगे। एक एडिटर, न्यू एज अखबार के वहां एडिटर, उनको तो मारने के लिए ये लोग उतारो और वो खुद मुस्लिम हैं। न्यू एज के जो एडिटर हैं उनके ऊपर आक्रमण हुआ जानलेवा तरीके से और वो खुद मुस्लिम हैं। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि कट्टरता फिर मुस्लिम देखती है, वो मुस्लिम भी नहीं देखती। पहले वो देखती है हिंदू, उसको मुसलमान से अलग करो, फिर वो देखती है कि अच्छा मुसलमान बच गए, अब इनके ऊपर कट्टरता लागू करो। तो कट्टरता की कोई सीमा नहीं होती, वो एक के बाद दूसरे को शिकार, इसकी भूख कभी खत्म नहीं होती। अब आगे देखिए, अब वीडियो तब का है जब दंगाई द डेली स्टार की बिल्डिंग में आग लगाने पहुंचे थे, वो जिसका जिक्र मैं कर रहा था। तभी आर्मी ने कहा कि ना ना ना, पहले पत्रकारों को प्लीज निकल जाने दो, उसके बाद जो चाहो कर लेना। देखिए, सुनिए जरा। इंडिया की तरफ आखिरकार ठीकरा फोड़ा जाएगा और एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देने की कोशिश की जाएगी। पथिकृत पायन आज एक बार फिर ऑन रिकॉर्ड ये कह रहे हैं कि अभी ये यहां नहीं रुकेगा, आगे और उपद्रव होंगे और उसके लिए इंडिया के ऊपर ठीकरा फोड़ते हुए। और ये सब ऐसे नहीं हो रहा है, न चटगांव न ढाका, सबसे बड़ा टका मिल रहा है, टका मिलने की वजह से हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है कोमोडोर बहल, बिल्कुल सही, तो फिर ये टका भिखारियों के तरफ से तो आ नहीं सकता। ये टका आ कहां से रहा है? ये टका आ रहा है पाकिस्तान से। ये टका, अरे वही तो मैं कह रहा हूं। और यहीं पे आके एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि जब अगर गोली लगी है हादी को, आपको पता है कि इतना बड़ा कांड हो गया है और उसको आप सिंगापुर भी लेके गए हैं, तो आपने जिस दिन उसकी बॉडी को आना है, कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया? उस दिन आपने पैरामिलिट्री और आर्मी को क्यों नहीं डिप्लॉय किया? आपने कर्फ्यू के साथ शूट एट साइट ऑर्डर्स क्यों नहीं दिए? आप चाहते हैं कि वो दंगा करे, आप चाहते हैं कि एंटी इंडिया प्रोटेस्ट हो, आप चाहते हैं कि कहीं ना कहीं भारत का नाम इसके अंदर आए और कोई मरे और वो वापस भारत के अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए लोग जमीन पे उतर जाए। यही सर देखिए, ये ठीक है, एंटी इंडिया सेंटीमेंट को बढ़ावा देने के लिए ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया है। लेकिन मजरुल इस्लाम साहब, मैं दूसरी बात पूछना चाह रहा हूं, वो बांग्लादेश जो एक समय तरक्की में इस तरीके से आगे बढ़ रहा था कि बड़े बड़े मुल्कों को नजीर दी जाती थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खास तौर से, कि देखो बांग्लादेश कैसे पूरा एक तरीके से उसने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है। बांग्लादेश, बाकी सबके छोड़िए, पाकिस्तान क्या कर रहा है, अमेरिका क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, बांग्लादेश अपना मुस्तकबिल क्या देख रहा है आने वाले दिनों में? आपका तजुर्बा क्या देख रहा है आगे? पहले आपको ये मैं बताऊं कि आफ्टर, इफ द इलेक्शन प्रॉपरली done, if the next National Assembly election is done, इसके बाद पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने के बाद सिचुएशन पहले जैसे होने के एक संभावनाएं है, ये इफ वी आर पॉजिटिव। दूसरी बात यह है कि आपने एक सही बात बोला, ये जो हम दंगाई जो है वो धर्म नहीं देखता और धर्म के संग अगर पॉलिटिक्स ऐड हो जाए तो फिर इससे बड़ा चिंगारी कुछ भी नहीं होता। तो राइट नाउ धर्म के आर पे पॉलिटिक्स की जो मिक्सचर हो गया है, उस बॉम्ब की, उस धमाके की इफेक्ट चल रहा है बांग्लादेश पे। 24 अगस्त पे जो स्टूडेंट्स मूवमेंट था, नया एक बांग्लादेश के ख्वाब लेके देश की यूथ जो प्रोटेस्ट प्रोग्राम शुरू की थी, इसका ये नतीजा is not expected in overall बांग्लादेश। आपको पता होगा कि हमारा एक एडवाइजर था स्टूडेंट की ओर से, आसिफ महमूद,
उन्होंने बोला कि ये जो जलाओ पर चल रहा है, ये जो भंगचूर चल रहा है, इनसे स्टूडेंट का कोई भी ताल्लुकात नहीं है। इवन दो डॉक्टर यूनुस जब 2024 की अगस्त पे आके क्षमता पे चीफ इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ एडवाइजर की पोस्ट पे संभालने के लिए आया, एयरपोर्ट पे वो पहले दफा बोल दिया था, अगर तुम लोग इस तरह के दंगा फसाद पे, मॉब कल्चर पे कायम रहोगे तो फिर आई विल रिजाइन। नोट कीजिए, जरूर वो साहब, डिजाइन कुछ नहीं किया, वो नाटक था पूरा। वो केवल आई वॉच था सर। वो केवल अभी देखिए ना, दीपू चंद्र दास वाले मामले में भी उन्होंने कह दिया बड़ा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हमारे समाज में इसकी जगह नहीं है। ये तो केवल मुंह चलाना है ना, और उससे परसेप्शन बनाना है, हकीकत तो कुछ और है बदरुल इस्लाम साहब। लेकिन आपने एक बात जो कही, सब्जेक्ट टू कंडीशन, चुनाव होते हैं, असेंबली चुनाव होते हैं, नई सरकार आ जाती है तो हमको लगता है कि वापस हमारी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऐसा होगा, और ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट टू कंडीशन है। जावेद गफारी आपका इशारा देख रहा हूं, लेकिन उससे पहले ढाका चटगांव में जबरदस्त तनाव। अगली खबर, जुमे की नमाज के बाद कई दुकानें बंद, हिंसा की आशंका से नमाज में कम भीड़। यहां आशंका है हिंसा की और इस वजह से नमाज में भीड़ कम। लेकिन देखिए हर जगह तनाव है, कहीं आग दिखाई दे रही है, कहीं तूफान से पहले की खामोशी है, लेकिन कहीं पर भी आश्वस्ति नहीं है, शांति नहीं है। और अब देखिए यहां पर जरा ढाका के शाहबाग चौराहे पर भीड़ जमा, प्रदर्शनकारियों के हाथों में पोस्टर बैनर। अगली खबर, हादी के नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, मतलब चीजें जो पहले से तनाव में हैं उनको और इंस्टिगेट करने की कोशिश की जा रही है। और यहां पर देखिए इस भीड़ को देखिए और इस तनाव को और बढ़ाने की कोशिशों को देखिए। कोमोडोर बहल ने अभी कहा कि ऐसी स्थितियों में कर्फ्यू क्यों नहीं लगाया जा सकता था। इसलिए नहीं लगाया जा सकता क्योंकि वहां की वो इल विल जो अभी वहां प्रिवेल कर रही है उसको यही सूट करता है कि इसमें चीजें और भड़कें, हाथ से बाहर जाएं। अब जरा देखिए, हादी की मौत के बाद जल रहा है बांग्लादेश। अब देखिए जरा, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इस डिजाइन में इनका भी हाथ है। अमेरिका का दर्द देखिए, दीपू चंद्र दास के लिए कोई एक ट्वीट नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं। लेकिन यहां देखिए उन्होंने क्या लिखा है। बांग्लादेश में अमेरिकी एम्बेसी का पोस्ट, कल दोपहर हादी का नमाज जनाजा, ढाका में कल फिर से भारी भीड़ की संभावना, अमेरिकी नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह, भीड़ और प्रदर्शन के बीच नहीं जाने की सलाह। और इसके अलावा एम्बेसी की तरफ से 2 ट्वीट भी किए गए जिसमें उस्मान हादी को लेकर बातें कही गई, लेकिन दीपू चंद्र दास को लेकर कुछ नहीं कहा गया। इसका इशारा क्या है मनीष? बिल्कुल, देखिए मैं तो ये कहता हूं कि आप सोचिए, अमेरिकन सोसाइटी में अगर ये संदेश जाए कि एक आदमी को जिंदा पेड़ पर लटकाकर जलाकर मार दिया गया, तो ये कितना पैनिक संदेश है। लेकिन तब भी अमेरिकन एम्बेसी की तरफ से एक पोस्ट नहीं किया गया उससे लेकर, दीपू दास को लेकर, और उस्मान हादी को लेकर आप 2-2 पोस्ट करते। ऑल आइज आर नॉट ऑन बांग्लादेश टुडे। दीपू चंद्र दास को लेकर ये जो ऑल आइज वाला होता है, ये ऑल आइज आज बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को लेकर क्यों नहीं है? मैं तो कहता हूं कि उस्मान हादी का मसला तो एक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है कि एक आदमी आता है पीछे से गोली मार देता है, लेकिन दीपू दास की हत्या लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं है। आप सोचिए उस समाज के बारे में आप क्या कहेंगे जिसमें एक आदमी को जिंदा जलाया जा रहा है पेड़ पर लटकाकर। एक FIR नहीं है, लोग नहीं, सैकड़ों लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, फेसबुक पर लाइव कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो सब लोग नॉर्मल लोग हैं। वो सब जितने लोग थे वो सब इंसान थे, हरगिज इंसान नहीं थे, वो हैवान थे। और मैं आपको सबसे बड़ी बात, एक सेकंड रुकिए। जावेद गफारी, आपने दीपू चंद्र दास की किस तरीके से हत्या की गई देखा है क्या आपने? पहले उसको मारा गया, तड़पा कर मारा गया, उसके शव के ऊपर कूदे लोग, उसके बाद उसको पेड़ पर टांग दिया गया, उसके शव को पेड़ पर नग्न करके टांग दिया गया और फिर उसको जला दिया गया। आप इसकी भर्त्सना करते हैं या नहीं? मैं बिल्कुल उसकी मजम्मत करता हूं। इस तरह नहीं होना चाहिए। किसी भी इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, वो बिल्कुल गलत हुआ है। लेकिन जो उस्मान हादी वाली जो बात है, ये भी बिल्कुल गलत हुई है। ये भी कत्ल नहीं होना चाहिए था। दोनों कत्ल गलत हैं। किसी भी एक इंसान का कत्ल मैं समझता हूं कि पूरी इंसानियत का कत्ल है। अभी पहले कॉमन सेंस की बात हुई थी, मजम्मत करते हैं। आप जरा जावेद गफारी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। दोनों में एक डिफरेंस है, दोनों ही जगह आदमी मारा गया है, लेकिन एक जगह पर कैंपेन में शामिल लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की है, उन्होंने क्राइम कमिट किया और वहां से निकल गए 2 लोग, और यहां पर पूरी भीड़ ने घेरा, मुस्तकिल मारा। ये जो धर्मांधता और कट्टरता, आप फिर देखिए, मैं इसलिए इसको हाईलाइट कर रहा हूं कि जब ये धर्मांधता और कट्टरता बढ़ती है तो उस जगह को भी निगलने लगती है जहां पर इसको पनपाया गया। पाकिस्तान ये बहुत अच्छे से महसूस कर रहा है, और फिर आप कह रहे हैं कि दोनों घटनाएं एक जैसी हैं। जावेद गफारी,
मैं घटनाओं की बात नहीं कर रहा। 2 जिंदगियां खत्म हुई हैं, दोनों जिंदगियों की बराबर कह रहा हूं कि नहीं है, वहां पर 200 जिंदगियां खत्म हो गई है गब्बारी साहब। अभी तो देखिए, अभी खबरें आपको 2 की मिली है, 200 लोग मारे जा चुके हैं। बहुत सारी खबरें आ नहीं रही है, बहुत सारे वीडियो आ नहीं रहे हैं, देर रात से लगातार फोन आ रहे हैं, लोग बता रहे हैं उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी दुकानें जलाई जा रही है, और भी लोग मारे जा रहे हैं। केवल 2 जिंदगियां नहीं खत्म हुई है। मार धाड़, ये तोड़ फोड़ दोनों गलत है। बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं उस जिस अखबार के ऊपर सिर्फ आप नहीं है जावेद गफारी साहब, सिर्फ आप नहीं है, सिर्फ आप नहीं उसकी भी है, तकलीफ आपने भी कह दिया, आपने भी कह दिया मनीष झा, सिर्फ इन्होंने नहीं, उन्होंने भी कह दिया, यूनुस ने भी कह दिया कि यह घटना निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे समाज में इसकी जगह नहीं है। वो भी कह रहा है जिसके हाथों में ही बांग्लादेश की बागडोर है, वो चाहता तो क्या उन लोगों को, क्या उनके खिलाफ एक एफआईआर अभी तक रजिस्टर नहीं होती? अज्ञात लोगों के खिलाफ, नामालूम लोगों के खिलाफ भी अभी तक कोई एफआईआर नहीं है। तो मुंह चला देने में और असल में दिल से महसूस करने में फर्क होता है। मैं केवल यह बताना चाह रहा था जावेद गफारी साहब। आगे देखिए, बांग्लादेश के हालात पर तस्लीमा नसरीन ने भी ट्वीट किया है। एक जिहादी की मौत पर सड़क पर उतरे हजारों जिहादी, एक जिहादी की मौत पर सड़क पर उतरे हजारों जिहादी, तस्लीमा नसरीन ने कहा। जिहादियों ने बांग्लादेश में सब कुछ जला दिया, बांग्लादेश में जिहादी जश्न मना रहे हैं। तस्लीमा ने कहा एक हिंदू को मारकर जश्न मनाया जा रहा है। तस्लीमा ने यह भी कहा, पथिकृत पायन, इस पर एक कमेंट आपसे जानना चाह रहा हूं। बांग्लादेश अमार शोनार बांग्ला, ये जो टैगोर साहब का लिखा हुआ वहां आज राष्ट्रगान के तौर पर गाया जाता है, वहां पर यह हो रहा है। दिनेश जी, उस राष्ट्रगान के भी खिलाफ ये लोगों ने मुहिम चलाई थी, राजाकारों ने और जितने जमात के ग्रुप है। दूसरी चीज है, आपने पिछले 16 महीने में एक बार भी यूनुस को सुना बोल रहा है ये बोलने में कि $1 ट्रिलियन का बांग्लादेश का इकोनॉमी बनाएंगे? इस 16 महीने में इन लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर जला दिया, इंडस्ट्री बर्बाद कर दिया, ऐसे माहौल तैयार किया। वो गवारा है सर, रेडिकलाइजेशन। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को डैमेज हो जाए इसके लिए अपना सब कुछ बिगाड़ लेते हैं, दूसरे का थोड़ा नुकसान देखने को मिल जाए, इसी में उनकी हसरत, खुद को बिगाड़ के भी वो संतुष्ट हो जाते हैं। बहुत धन्यवाद आपको सर। आगे वक्त की पाबंदी, इजाजत सर, माफ कीजिए, पहले ही मैं आगे बढ़ चुका हूं। आगे सत्ता दिखाने वाला है TV9 भारतवर्ष आपको, लेकिन उससे पहले सुर्खियां कहीं जाइएगा मत। आप सबका बहुत धन्यवाद।